हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अभी तक क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे हम ये पहचानेंगे कि कोई भी रिएक्शन कैसे होती है और इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें 5 जो हैं पॉइंट्स हमने लिखे हैं और 5 पॉइंट्स के थ्रू हम इसको पहचानते हैं कि किसी भी केमिकल अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको हम इन्हीं 5 पॉइंट्स के थ्रू पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही है। ये 5 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जिनको बेसिकली हम ये अगर हो रहे हैं उसमें, तो इसके थ्रू हम ये पहचान सकते हैं कि उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। पहला पॉइंट हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा पॉइंट है चेंज इन कलर, एंड फोर्थ पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर, एंड लास्ट है चेंज इन स्टेट। ये 5 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्चुअली हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो एक एक करके हम यहाँ पर इनको डिस्कस कर लेते हैं और ये टॉपिक आज का फिनिश करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए अगर हम लिखा हुआ है A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी लिखा हुआ है और वहां पर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो C बन रहा है, तो C के अलावा कोई भी गैस बन रही हो सकती है जहां पर ये एरो का साइन जो लगा होता है वहां पर लिखते हैं। अगर ये एरो का साइन नहीं भी लगा हुआ बेटा, तो आप यहाँ पर आराम से ये यहाँ पर G लिखा होगा, G से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गैस है जो कि उस रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है। इसके बढ़िया एग्जांपल है, अगर आप इनकी जगह पर आप लिखो कि कोई भी मेटल किसी भी एसिड से जब रिएक्ट करता है, यानी कि जब कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट फॉर्म करता है और प्लस क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है ना, तो ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है बेटा, ये आसानी से आप पहचान सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है। एक्चुअली जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है तो ये जरूरी नहीं होता कि उसमें गैस इवॉल्व ही हो, लेकिन गैस इवॉल्व होना एक आइडेंटिफिकेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने का। अगर उसमें कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें कोई भी गैस निकल रही है, तो ये कंफर्म है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसका हम इक्वेशन लिखना चाहें तो हमारे पास जैसे लिखा हुआ है Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर ये गैस यहाँ पर ये एरो का साइन भी बना हुआ है, अगर आप बना देते हो तब भी इजिली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है इसका कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको और कुछ रिएक्शंस लिख लेते हैं जिससे कि आपके जो एग्जांपल्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला है हमारे पास इवोल्यूशन गैस, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है Mg प्लस H2SO4। ठीक है, कुछ रिएक्शन मैं कंप्लीट कर दूंगा, कुछ रिएक्शन आप कंप्लीट कर लीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पर। फिर लिखा मैंने Zn प्लस HCl, तीसरा मैंने लिखा पोटेशियम प्लस HCl। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा हमने फोर्थ कैल्शियम प्लस H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास Mg प्लस HCl। ठीक है, यहां पर हमने लिखा 2, इसको बैलेंस करने के लिए हम लिख लेते हैं 2, यहां पर इसको 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर भी हमें 2 लिखना होगा और यहां पर भी हमको बस एक ही लिखना होगा। यहां पर अब देखो मैं कुछ रिएक्शन कंप्लीट कर दे रहा हूं और कुछ रिएक्शन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 5 लिखे हुए हैं, 5 में से मैं 3 कंप्लीट कर दूंगा और 2 आप कंप्लीट कर लीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पर। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, Mg, ये अब ये जो है हाइड्रोजन अलग हो जाएगा तो SO4 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो SO4 प्लस ये H2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास Zn प्लस Zn, चूंकि Zn 2HCl आया हुआ है, यहाँ पे ZnCl2 हो जाएगा और प्लस H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस H2, ये बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको तीनों में भी आप आसानी से देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इसके अलावा भी हम कुछ रिएक्शंस लिख सकते हैं, जैसे कि आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, फ्रीली गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये CO2 में चेंज हो जाता है। CO2 भी एक तरह की गैस है और वो भी क्या होती है, इवॉल्व होती है। इसके अलावा अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट HCl के साथ गर्म करते हो आप, ठीक है, तो
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaOCl2 में प्लस H2O में प्लस CO2 में भी ये कन्वर्ट, ये CO2 भी इसमें से निकलेगी। तो आप देख सकते हो जितनी भी हमने रिएक्शन लिख रखी हैं यहां पर सभी में आपको गैस इवॉल्व होती दिखाई दे रही है। यानी कि गैस इवॉल्व होना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी भी जगह पर, किसी भी उसमें बल्ब नली में या टेस्ट ट्यूब में या कह सकते हैं बीकर में या किसी भी उसमें कोई भी गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो आसानी से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कोई भी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए होता क्या है, पहले आप समझ लो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, मैं आगे इसको फिनिश कर लेता हूं। अगला टॉपिक हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इसको हम इन शॉर्ट पीपीटी भी लिखते हैं। ठीक है, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो सॉलिड फॉर्म होता है किसी भी सॉल्ट का जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जो कि सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, वो बनने वाला सॉल्ट होता है। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें ये पीपीटी फॉर्म होता है, मान लीजिए आपने टेस्ट ट्यूब ले रखा है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है कि आप जो भी वो परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो आप देखोगे क्या कि जैसे आपने दो भी केमिकल्स मिलाए, इसमें आपने केमिकल्स मिलाने पर नीचे आप देखोगे टेस्ट ट्यूब में कुछ नीचे बैठ जाता है, जम जाता है। जमने मतलब ये कि नीचे के आगे आके वो बैठ जाता है, और बैठने पर केमिकल जो वो भी रिएक्शंस परफॉर्म हो रही होती है वो हो जाती है। होने के बाद नीचे कुछ न कुछ आके बैठ जाता है, उसको बोलते हैं पीपीटी। यानी कि जो भी अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में वाटर अगर फॉर्म हुआ है और उस वाटर में वो सॉल्ट अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, पीपीटी कहलाएगा। इस तरह से कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हम पीपीटी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास, जब हम उसका लेड नाइट्रेट का पोटेशियम हाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आसानी से हमारे पास ये फॉर्म होता है, जैसे कि PbNO3 प्लस Ki। तो ये बन जाएगा PbI प्लस KNO3। तो ये हमारे पास जो होता है ये पीपीटी होता है, जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है, तो इससे हम ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये जो लेड आयोडाइड बनेगा, जो लेड आयोडाइड बनेगा वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, और पीपीटी फॉर्म में टेस्ट ट्यूब भी नीचे बैठ जाता है। हमें करना क्या होगा, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब लेनी होगी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरह से हमें लेना होगा। ठीक है, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। यहां पर हमने पहले हम क्या डालेंगे, PbNO3, ठीक है, प्लस क्या डालना होगा, Ki। तो इनसे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये पीपीटी नीचे यहां पर आके येलो कलर का, ये जो है येलो कलर का बन जाएगा PbI। ठीक है, ये क्या है, पीपीटी। इस तरह से यह आसानी से इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि यहाँ पर जो भी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है उसमें पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, और पीपीटी के फॉर्मेशन से आसानी से इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन कलर। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उसका जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट के थ्रू, मैंने कल अभी पिछले लेक्चर में हमें बताया था, उसमें क्या बताया था, रिएक्टेंट के थ्रू जब भी कोई रिएक्टेंट आपस में मिल करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और उस प्रोडक्ट की अपनी अलग कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बेस पर हमें पता करते हैं कि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए हमें प्रोडक्ट फॉर्म होते दिखाई दे रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ इन पांचों में से कोई एक या तो एक से अधिक या एक से ज्यादा जो प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको शो होगा ही होगा उसमें। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसमें कलर भी अगर कुछ चेंज हुआ उसका, ठीक है ना, कलर वैसे ही स्पेलिंग सही है, परेशान नहीं होना, क्योंकि CuLOR भी होता है और COLOR भी होता है। ठीक है, तो जो भी कलर यहाँ पर फॉर्म हुआ या कि जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका जो भी कलर आया
कलर अगर इसका कुछ और था, कलर 1 था, यहाँ कलर 2 हुआ, तो तब भी उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, क्योंकि कभी भी फिजिकल चेंज के थ्रू कोई भी कलर चेंज नहीं हो सकता। हमेशा कलर चेंज होगा किसके थ्रू? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये रहा, यही सबसे बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर येलो कलर भी फॉर्म हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया था, क्योंकि अगला टॉपिक हमारे पास क्या था? येलो कलर। यहाँ से जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन होता है, जो पीपीटी फॉर्म होगा वो किस कलर का होगा? येलो कलर का पीपीटी फॉर्म होता है। ठीक है, उसके अलावा हम जब देखेंगे तो इसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक है, यानी एक और एग्जांपल है हमारे पास रस्टिंग का। रस्टिंग का बढ़िया एग्जांपल है, जब भी कोई आयरन में रस्टिंग होती है, जब भी आयरन में रस्टिंग होती है तो वो किस कलर का होता है? हो जाता है ब्राउन कलर का। जबकि आयरन किस कलर का होता है? वो ग्रेइश कलर का होता है, सिल्वरी ग्रेइश होता है, कह सकते हैं हम, सिल्वरी ग्रेइश कलर का होता है। लेकिन जब रस्टिंग होती है उसमें, तो रस्टिंग होने के बाद उसमें कौन सा कलर हो जाता है? उसमें कलर हो जाता है ब्राउन कलर का। तो चूंकि रस्टिंग के दौरान उसमें कलर भी चेंज हो रहा होता है, ठीक है, तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है सॉरी। रस्टिंग के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि उसको जो है, जब भी हम वाटर और हवा के साथ, दोनों के साथ इसको रखते हैं तभी इसमें रस्टिंग होती है। अगला हमारे पास एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर। देखो, अभी तक हमने जब पढ़ाया था इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस के अलावा जब भी आपने एग्जांपल पढ़ा होगा कि जब भी हम एसिड प्लस वाटर को मिलाते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चलिए, एक्सोथर्मिक से याद आया, मैं आपको इसको डिटेल समझाता हूं। ठीक है, यहां पर इसको मैं हटाता हूं, इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ओके, हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर जो है हमारे पास, टेम्परेचर के बारे में हमारे पास क्या है? दो तरह के रिएक्शन होते हैं। पहला होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। अब बताओ, एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिस किसी रिएक्शन में जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा होता है, यानी कि जो है, अगर कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, उस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद जो उस रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होती है, वो रिलीज आसपास के एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है, उसका टेम्परेचर राइज कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम उसको टच करते हैं तो टच करने से हमें पता चलता है कि हमें थोड़ा गर्म महसूस होता है, जिसकी वजह से हम उसको ये कह सकते हैं कि वो किस तरह की रिएक्शन होती है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सो मतलब होता है बाहर आना, एक्सो मतलब आउटर, ये आउट मतलब कि बाहर निकलना, थर्मिक मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर जब बाहर निकलती है तो उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एंडो मतलब क्या होता है कि इनर साइड, ठीक है, इनर साइड यानी कि, और थर्मल मतलब टेम्परेचर, जब थर्मल जो टेम्परेचर है अंदर तरफ चली जाती है, अंदर तरफ सिर्फ इतना, मेरा कहने मतलब सिर्फ इतना है कि जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए, नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे भी कम हो जाए, आपको टच करने पर वो ठंडा महसूस हो, तो आपको कैसा लगेगा? वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन का सबसे बड़ी एग्जांपल है जब आप पहले हम इसको बात कर लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है एसिड के लिए। एसिड, जब एसिड और H2O की बात करते हैं, तो एसिड और H2O जब हम गर्म करते हैं, गर्म नहीं करते हैं, एसिड और H2O जब हम मिलाते हैं तो उसको मिलाने पर सब क्या होता है कि रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। इसके अलावा सबसे बढ़िया एग्जांपल आपने देखा होगा जब आप CaO में H2O मिलाते हो, आपने घरों में देखा होगा गाँव में कि चूने में पानी मिलाते हैं तो बहुत तेज उसमें बुलबुले निकलते हैं, और बुलबुले निकलते हैं उसके साथ साथ जिस भी बर्तन में वो ऐसा कराया जाता है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है,
जिसकी वजह से क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और प्लस बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो ये भी एक तरह की क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है, जिसकी वजह से इसको भी हम क्या कह सकते हैं, आसानी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड को हम जब आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है BaCl2 प्लस NH4OH। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब भी आप NH4Cl को कहीं पर भी मिलाओगे तो हमेशा क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, वो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो काफी हद तक ठंडा हो जाता है। जिस भी बीकर में या टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन करा रहे हो उसमें उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत से मतलब सिर्फ इतना है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो काफी ठंडा हो जाता है, आपको टच करने पर काफी ठंडा महसूस होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब वो जो रिएक्शन होती है वो ठंडा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए काफी एनर्जी उसमें यूज हो जाती है, जिसकी वजह से उस टेस्ट ट्यूब का या बीकर का जो टेम्परेचर है वो काफी हद तक नीचे गिर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चेंज इन स्टेट। स्टेट जो है उसका चेंज हो सकता है, तो चेंज इन स्टेट का भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रही है तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आपने देखा होगा अपने घरों में मोमबत्ती जलते हुए। ठीक है ना, मोमबत्ती जब जलती है तो वहां पर क्या होता है, देखा ना, वहां पर क्या होता है कि ये जो वैक्स है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में जब ये मोमबत्ती जल रही होती है, ठीक है, तो आसपास जो ये वैक्स है वो किस फॉर्म में जाता है, ये आ जाता है गैस फॉर्म में आ जाता है। गैस फॉर्म में आने की वजह से देखो, सॉलिड से सीधा गैस में, कुछ फॉर्म में यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो वैक्स है कुछ फॉर्म जो है कुछ मात्रा में यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में भी रहता है। इस तरह से आप देख सकते हो कि वैक्स एक ही टाइम पर तीनों स्टेज में प्रेजेंट रहता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। तो यहाँ पर भी क्या है, किसके थ्रू ये सब चेंज हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें आपको ये तीन चीजें देखने को जरूर मिलती हैं। पहला है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस इसमें इवॉल्व होगी। दूसरा प्रेसिपिटेट बनता है, और अगर उसमें प्रेसिपिटेट बनता है तो उसमें दूसरा चीज भी हो सकता है, क्या है उसमें, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। कलर चेंज हो रहा है तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसके कलर में कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर कलर कुछ और होगा, यहाँ पर कलर कुछ और होगा, तभी हम उस रिएक्शन में आसानी से कलर चेंज देख सकते हैं। टेम्परेचर भी हमारे पास है। अगर टेम्परेचर में हमारे पास दो तरह रिएक्शन देखा हुआ है हमने, उसमें पहला है एक्सोथर्मिक, दूसरा है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि रिएक्शन बाहर निकलेगी, ठीक है, जितने भी रिएक्शन मतलब कि जो भी रिएक्शन परफॉर्म हो कर रहे हो किसी भी चीज में, चाहे टेस्ट ट्यूब में हो चाहे बीकर में भी हो रही हो, ठीक है, तो उस चीज का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई हो जाता है, काफी हद तक टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसको हम छू करके ही पता कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसको हम टच करेंगे, टच करके ही हमको इजीली पता चल जाएगा कि उस चीज का टेम्परेचर राइज हो चुका है। उससे भी हमें इजीली पता चल जाएगा कि टेम्परेचर मतलब उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरा उसी में है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी एक तरह का ये मतलब का आइडेंटिफिकेशन है कि किसी भी टेस्ट ट्यूब में या बीकर में जहां पर भी आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसका ये उसमें रिएक्शन हो रही है। एक बढ़िया एग्जांपल है, ये तो बुकिश लैंग्वेज में हो गई, मान लीजिए जो हमारे पास हमने एग्जांपल हमने अभी केमिकली देखा। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। मान लीजिए जब आप शरबत वगैरह बनाते हो तो शरबत जब बनाते हो तो शरबत बनने के बाद जो शरबत बनता है उसका टेम्परेचर काफी हद तक गिर जाता है। जो नॉर्मल पानी होता है, जो नॉर्मल वाटर होता है, उस वाटर का टेम्परेचर कुछ और होगा, जबकि शरबत बनने के बाद कुछ और होता है। ठीक है, तो जो वो उसमें जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन को
डिनोट करता है, ठीक है। तो वहां पर भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ही होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी सबसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो आप अपने घरों में करते होंगे मोस्टली टाइम पर, कि कैल्शियम ऑक्साइड को H2 में जैसे मिलाते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है। लास्ट एग्जांपल हमने देखा है चेंज इन स्टेट, जो कि किसी भी चीज का जो उसका जो स्टेट है वो चेंज हो अगर हो रहा है उसमें, तो तब भी उसमें केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। उसका सबसे बड़ी एग्जांपल है जब भी मोमबत्ती अब जलाते हो, ठीक है, मोमबत्ती जलाते हो, या मोमबत्ती का एग्जांपल छोड़ करके मैं अगर जो मोटरसाइकिल आप इस्तेमाल करते हो, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हो उसमें जो फ्यूल जलता है, फ्यूल जो होता है लिक्विड से सीधा गैस में मतलब चेंज होता है, वहां भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही होती है। केमिकल रिएक्शन सीधा किसमें, अब देखो वो भी एक तरह का एनर्जी है। केमिकल रिएक्शन की जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। वो मैकेनिकल एनर्जी आपके बाइक को मिलती है और आपको बाइक सीधा आगे भागती रहती है, ठीक है। तो वहां पर भी केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो फ्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर भी स्टेट चेंज देखने को मिलता है। और उसके अलावा वहां पर एक चीज और होती है, टेम्परेचर भी राइज होता है, जिसलिए जब बाइक चलती है तो टेम्परेचर जो इंजन का है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि जो एनर्जी होती है पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाती है। वो एनर्जी जो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रही है, वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकलती है वो एनर्जी उस इंजन को गर्म कर देती है, ठीक है। तो ये हमारा तो मान लीजिए फिजिक्स का टॉपिक हो गया, लेकिन कुछ हद तक उसमें केमिस्ट्री भी होती है, ठीक है। इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया है। पर कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जो एक से ज्यादा आपको उसमें डिनोट करने के लिए जो ऑप्शन देते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा उसमें इंडिकेशन होता है कि उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन कौन से, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हमारे पास पहला एग्जांपल था ZnH2SO4 का, मतलब कि जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को हम H2SO4 में डालते हैं तो ZnSO4 बनता है, और उसके अलावा उसमें एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलने के साथ साथ उसका जो दूसरा इंडिकेशन है वो ये होता है कि उसमें उसका टेम्परेचर भी राइज होता है। पहली बात कि उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। दूसरी बात कि उसमें जो उसका टेम्परेचर है वो भी राइज हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उसमें दो तरह के इंडिकेशन देखने को मिलते हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए मतलब ये दिखाना जरूरी, मतलब उसमें ये दिखाता है कि किसी एक केमिकल रिएक्शन में दो तरह के इंडिकेशन भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा के इंडिकेशन भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंडिकेशन होगा, लेकिन कम से कम एक इंडिकेशन होना मतलब होता है उसमें, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी जगह पर हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही उसमें इंडिकेशन होगा, उसके अलावा एक से ज्यादा भी इंडिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, पहला है ZnSO4 का, दूसरा है लेड नाइट्रेट का। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है, जो कि येलो कलर का होता है। ये एक येलो कलर है, उसके साथ साथ एक पीपीटी भी है। तो आपको यहाँ पर पीपीटी भी देखने को मिलेगा और कलर चेंज भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट जो हम गर्म करते हैं, या उसके गर्म करने के अलावा हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डाइल्यूट HCl के साथ गर्म करते हैं या उसको रेड कराते हैं, तो उसके अलावा हमारे पास बनता क्या है, गैस भी निकल रही होती है, और क्या होता है, टेम्परेचर भी बाहर ज्यादा हो रहा होता है। यानी कि जिस भी टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होगे तो उसमें से गैस भी बाहर निकल रही होगी। कौन सी गैस होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकल रही होगी, और उसके अलावा उस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर भी राइज हो रहा होगा। अगर आप उसको हाथ से पकड़ कर टच करोगे तो जो टेस्ट ट्यूब होगा वो आसानी से आपको गर्म महसूस होगा। इस वजह से हम देख सकते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होती हैं जो दो या टू और मोर देन टू इंडिकेशन से कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं, और उससे ये पता चलता है कि उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके।